हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट एल्काइल लाइट्स फ्रॉम टुडे। जो बाकी के चैप्टर्स है जो इनऑर्गेनिक है, वील स्टार्ट इट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑर्गेनिक। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे तभी स्टार्ट करेंगे। एल्काइल हैलाइड्स में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली ये चैप्टर तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में जो ऑर्गेनिक है उसका पहला चैप्टर है। हालांकि जीओसी का कुछ पार्ट जो कि तुम्हारे रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो 11th में काइंड ऑफ इट इज़ कम्प्लीटेड ओवर देयर ओनली। तो किसी को अगर वो देखना होगा तो जो 11th के मेरे लेक्चर्स है वहाँ पे देख सकते हो। ओके, ठीक है। अब एल्काइल लाइट्स के बेसिक्स पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं वो और कुछ और बेसिक्स उसके अलावा। तो पढ़ने के वाले हैं, एक तो किसी भी ऑर्गेनिक का चैप्टर उठा लो, चाहे वो एल्केन हो, एल्काइल लाइट्स हो, एल्काइन, एल्काइल लाइट्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स या फिर एसिड्स, कुछ भी हो, वो चैप्टर 3 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, या इनफैक्ट 2 हिस्सों में कह लो कि एक तो प्रिपरेशन होती है कि जो भी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो बनता कैसे है, किन किन कंपाउंड से किन किन रिएक्शंस के थ्रू वो बनता है, तो प्रिपरेशन वाला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट होता है। प्रॉपर्टीज़ में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वही कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी है ना, डाइपोल मोमेंट, ये सब चीज़ें होंगी उसमें, गॉट इट, या एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब चीज़ें होंगी। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है दैट इज़ दी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड से तुम और कौन से कंपाउंड्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो किसी भी, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर में 3 हिस्से होते हैं। इनफैक्ट तुम 2 ही समझो। एक तो तुम्हारा हो गया प्रेपरेशन वाला पार्ट, ये बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हाउ इज इट मेड। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर्टीज़ वाला, जिसमें एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चाहे तो तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक है, MP एंड BP हो गया, सॉल्युबिलिटी MP BP, और व्हाट एल्स, तुम्हारा एसिडिटी हो गई या बेसिसिटी हो गई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में which all compounds can be formed। ठीक है, कौन कौन से बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हाउ इज इट मेड, फ्रॉम which all compounds can it be made, है ना, या formed, जो भी तुम कह सकते हो। ये बेसिकली इसमें डील होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी मैं बात करूँगा, मैं एल्केन जो कि सिंपलेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, 2 एसिड्स, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और यहाँ पर 3 तक जाता है, तो 0 से लेकर 3 तक हम जाएंगे। जैसे एल्केन के बाद हम देखेंगे एल्कीन। तो एक सीक्वेंस होगा पर्टिकुलर, जिस सीक्वेंस में हम इन्हें पढ़ते भी हैं, और इसी सीक्वेंस में मैं इनकी प्रिपरेशन और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बताऊंगा, है ना। कि अगर मान लो मैं एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से सबसे पहली प्रिपरेशन में रिएक्शन होगी कि एल्केन से कैसे बनता है, फिर एल्कीन से कैसे बनता है, फिर एल्काइन से कैसे बनता है। ठीक है, ओके, नाउ देन एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड कैसे बन सकते हैं। एल्काइल हैलाइड से भी एल्काइल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, वो कल हम देखेंगे, कल या परसों वाले लेक्चर में। फिर हम देख सकते हैं कि अल्कोहल से कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स या कीटोन से अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स। ठीक है, अल्कोहल्स एंड ईथर्स भी कह सकते हो तुम कि ईथर्स से कैसे बनते हैं, है ना। कीटोन्स में यहाँ पे जो होता है +2 होता है, इनके लिए जो होती है +1 होती है, यहाँ पे 0 होती है। और इधर जो एसिड्स होते हैं, कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, इनसे कैसे बनते हैं, या फिर साइनाइड्स जो होते हैं,
ठीक है, साइनाइड से कैसे बनते हैं। तो ये इस सीक्वेंस में मैं हमेशा लेके चलूँगा। जितने भी चैप्टर्स होंगे तुम्हारे, चाहे वो एल्काइलाइड हो, एल्कोहल्स हो, ईथर्स हो, फिनॉल्स हो, और क्या कहते हैं एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो। अगर किसी को फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में पढ़ना है तो आई हैव ऑलरेडी लाइक दीज लेक्चर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, तुम देख सकते हो उनको अभी में। ठीक है, तो बेसिक तुम्हारा ये होगा, गॉट इट। इसमें जो बेसिक्स, इसके बेसिक पे हमें जाना है वो है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो किस तरीके की होती है। ठीक, तो पहले इसको देख लो, इसको तुम उतार लोगे, फिर मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो और मैं फिर बताता हूँ कि हम किस तरीके से बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। गॉट इट। ठीक है, तो कैसे, देखो भाई, हमने अभी तक देखा कि सिंपल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन गेटिंग इनटू टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स है और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। बेसिक पे हमने ये देखा, ये इसी तरीके की रिएक्शंस हमने बहुत बेसिक लेवल पे केमिकल काइनेटिक्स में देखी थी। ठीक, अच्छा, कुछ उसमें हमने ये देखा कि नहीं यार ऐसा भी नहीं होता, यहाँ पर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बनता है और फिर प्रोडक्ट बनता है, कुछ हमने इस तरीके से देखा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसा भी हो रहा था। इसेंशियली ये रिएक्शन इसी तरीके से होती है ना, सॉरी, ये रिएक्शन इन जनरल ऐसे होती है। कभी कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बन जाता है जब एक से ज़्यादा स्टेप में वो रिएक्शन हो रही हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, अगर याद हो तुम्हें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो एक ही स्टेप में जो हो जाए वो एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होती थी, गॉट इट। अच्छा, अब इसके अलावा, अब इसके यही कह लो सिर्फ जो बेसिक लेवल पे और बेसिक लेवल पे अगर हम देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A+B, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट और देन प्रोडक्ट। तो लेट्स से दो ही तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स है या रिएक्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, अच्छा, लेट्स से कि B A पे अटैक कर रहा है, लेट्स सपोज कि B A पे अटैक कर रहा है, तो A को हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, और बी को हम कहेंगे रिएजेंट। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे हम इनको डिमार्केट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसमें हम इस तरीके से इनको एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन जनरल ये होता है कि एक अटैक कर रहा होता है और एक वो होता है जिस पे अटैक हो रहा होता है। ठीक है, तो जो अटैक हो रहा होगा जिस पे हम उसको सबस्ट्रेट करके बोलेंगे। जितनी भी बार हम कोई किसी रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें हम ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट करके हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन नो कि किस के बारे में बात हो रही है। और ये रिएजेंट भी कुछ पर्टिकुलर प्रकार के होते हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी वैसे इतना समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, थोड़ा बहुत तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो न्यूक्लियोफाइल आया कहाँ से, वो इलेक्ट्रोफाइल आया कहाँ से, या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एक्चुअली में अटैक हो किसकी तरफ से रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से हो रहा है या न्यूक्लियोफाइल की तरफ से हो रहा है। इसलिए हमें ये डिमार्केशन करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स ही हैं, लेकिन एक दूसरे पे अटैक कर रहा है, तो जो अटैक कर रहा है वो रिएजेंट हो गया, जिस पे अटैक हो रहा है वो सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, सबस्ट्रेट के नीचे लिखो, इसमें सबस्ट्रेट के नीचे लिखो द वन बीइंग अटैक्ड। ठीक है, द वन बीइंग अटैक्ड। ठीक है, और ये कौन सा होगा, द वन अटैकिंग। ठीक है, जो अटैक कर रहा है। ठीक है, तो गॉट इज, तो इस पे रिएक्शन होगी और ये इस पे रिएक्शन, ये इससे रिएक्शन करेगा और इस पे रिएक्शन होगी, सो2 से। ठीक है, ये चल के इसके पास आएगा, सो मतलब इस तरीके से देख सकते हो कि चल के इसके पास आएगा तब रिएक्शन होगी। गॉट इट। तो ये दो चीज़ें हो गई। दूसरा, तुम देखोगे कि जो मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि आयनिक रिएक्शंस होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं बेसिकली मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हुई। ठीक, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मोस्टली लिक्विड मीडियम में होती है, सॉल्यूशन मीडियम में। तो सॉल्यूशन मीडियम में सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर
सोल्यूशन बनाना तो सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं दे गेट मिक्सड अप एंड देन दे रिएक्ट। गॉट इट? तो ये ध्यान रहे कि जब भी कभी ऑर्गेनिक रिएक्शन, देखो ये तो जनरल था, ये जो मैंने ऊपर दो लिखे जनरल है, ये भी जनरल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में है। लाइक वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन सच अ वे। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, और जब भी कभी ये रिएक्शन होगी हमेशा सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। गॉट इट? और देन देयर विल बी दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड देन देयर विल बी प्रोडक्ट। ठीक है जी, गॉट दिस? ठीक है, तो इसको अगर तुम्हें देखना हो, जो तो इसका एनर्जी डायग्राम होता है वो कैसा होता है भाई? वेयर इज द ग्रीन वन? देखो भाई, ये समवट इस तरीके का होता है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स, जिनको तुम लिख सकते हो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गई, ये तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, और ये तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गई। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट ये मैंने वहाँ पे भी करवाया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इतना बेसिक याद रखना कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इज सराउंडेड बाय TS1 एंड TS2, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट तो भाई तुम किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे ये हो गया। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी या थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, उस वक्त में उस पर मैं जा भी नहीं रहा हूँ। द ओनली थिंग दैट मैटर्स ओवर हियर इज एट दिस फॉर दिस डिस्कशन इज दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस थर्ड, एंड देयर इज फोर्थ कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दे आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट अ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो लिखो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन लिक्विड मीडियम। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन liquid medium, hence require a solvent for the reaction to take place. Hence require the solvent for the reaction to take place. Clear हो गई ये बात? Next लिखो, organic reactions are molecular reactions. Organic reactions are molecular reactions. उसमें क्या बताया था कि कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे, that those are the molecular reactions. लिखो, organic reactions are molecular reactions in which some bonds are broken and some are formed. Some bonds are broken and some are formed. ठीक है, one of them attacks the other. One of them attacks the other. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है सिंपलेस्ट है, ये एक स्टेप यहाँ और ये 2 स्टेप में हो रही है। ठीक है, तो लिखो, दिस एग्जाम्पल इज अ सिंपलेस्ट वन, दिस एग्जाम्पल इज अ सिंपलेस्ट वन इन्वॉल्विंग 2 रिएक्टेंट्स, involving 2 reactants, one substrate another reagent, one substrate another reagent. Got it? इसमें एक से ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 2 हैं, 2 से ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। मैं बेसिक लेवल पे बहुत छोटी से है ना, तुम ये मत बोलना कि सर इसके अलावा भी तो और तरीके की रिएक्शन होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो सिंपल यूज करना पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कि द रेट ऑफ रिएक्शन, या इसे इनफैक्ट ऐसे लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉल्वेंट, रिएजेंट, सबस्ट्रेट, टेम्परेचर। तो ये दोनों हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, आज ये दोनों पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सॉल्वेंट के बारे में तुमने सो फार नहीं ही पढ़ा होगा, मैं आज पढ़ाता हूँ उसे। ठीक है, लिख लिया, इन्फ्लुएंस बाय दिस। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? ये टाइप ऑफ रिएक्शंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हम 2 पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शंस को, लाइक वी विल फोकस ऑन दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं भाई? टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लोग यहीं तक बताते हैं। चौथा वाला जो है वो
रीअरेंजमेंट कहते हैं उसको, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप के किसी रिएक्शन का ही रीअरेंजमेंट होता है, मतलब रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बनता है उसका रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन अलग से भी होता है, बहुत सारे ऐसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो एक चीज़ कहलाती है जिसे कहते हैं हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, और साथ में या फिर जो दूसरा एग्जांपल हुआ वो कंडेंसेशन का हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शंस, ये ध्यान रखनी है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुई कि कोई एक ग्रुप वहाँ से गया और दूसरा ग्रुप आके उसकी जगह लग गया, दैट सब्स्टिट्यूशन। एडिशन, मान लो कहीं डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सबस्ट्रेट है, तो वहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो टूट के वहाँ पर कुछ आके लग जाता है, ठीक है, जैसे एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन, इतना तो याद होगा। एलिमिनेशन मतलब कहीं पे कुछ हो उसको निकाल दो, मतलब दो ग्रुप्स को, अगल बगल वाले कार्बन के दो ग्रुप्स को निकाल दो और वहाँ से एलिमिनेशन उन ग्रुप्स का हो गया, तो वहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाएगा। सेम रीअरेंजमेंट में यूँ समझ लो कि एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड दूसरे पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड में चेंज हो जाता है इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक, ये बेसिक है। इसके लिए ऑलरेडी लाइक देयर आर लेक्चर्स दैट आई हैव मेड, तो और मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, इनको बस बेसिक ये समझना है कि ये सब चीज़ें होती हैं। एडिशन, एक स्टेप में एडिशन होता है, एक स्टेप में एलिमिनेशन। कंडेंसेशन में भी वाटर निकलता है मोस्टली, ठीक, तो ये रिएक्शंस हो गई। इसमें जो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस एंड दिस। तो इस चैप्टर का एल्काइल हैलाइड का जो सार है वो ये इन दोनों रिएक्शंस में, ये ध्यान रखना है। क्लियर इनफ? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्वेंट्स। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो पॉज और नोट एंड देन वी कैन, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स की, ठीक है। सॉल्वेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? सॉल्वेंट अगर हम देखें, ये दो प्रकार के होते हैं मेजर, ठीक है। पहला प्रकार तुम्हारा हो जाता है कि जिसे हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरा प्रकार जो होता है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर, ठीक है जी। जिनको ये थोड़ा बहुत याद हो, चलो ठीक है, जिनको नहीं भी याद है उनके लिए बोल देता हूँ। तुमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो जो मेरा केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर है डाइपोल मोमेंट वाला, मेरे को नंबर याद नहीं है, थोड़ा चेकआउट कर लेना उसकी प्लेलिस्ट में, डाइपोल मोमेंट वहाँ पे जाके पढ़ लेना, शायद आधे घंटे का भी नहीं होगा, आधे घंटे में तुमको डाइपोल मोमेंट पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो किसी भी बेसिक बता देते हैं डाइपोल आता कैसे है। जैसे ए और बी है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मान लो बी की ज़्यादा है और ए की कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर शिफ्ट हो जाते हैं? राइट साइड में। इतना याद है कि नहीं है भाई? 12th वाले हो, थोड़ा बहुत मैं अज्यूम करूँगा कि तुम्हें पता होगा। तो अगर ये इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो एकदम बीच में होता, लेकिन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा खींच सकता है उनको अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इसकी तरफ शिफ्टेड हो जाएगा। इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक। लेट्स से कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो L है, ठीक है, तो इनका चार्ज Q into this distance L, this is called this is the magnitude of dipole moment, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड था, इसका डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट किया। तो इस किसी भी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो हम उसे बॉन्ड मोमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले कंपाउंड में तो एक ही बॉन्ड था। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हो, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, लेट्स से ए बी बी, ठीक है, ये ऐसा कोई कंपाउंड है, ए बी बी। अब ये बॉन्ड लेट्स से कि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, या यूँ समझो ऐसे, इस तरीके से है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। और क्योंकि मैंने क्या कहा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो दिस इज द
क्लियर इनफ, सिंपल है। तो तुम देखोगे कि बॉन्ड तो इनका पोलर है, बॉन्ड तो इनका पोलर है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि इनका बॉन्ड मोमेंट और इस डायरेक्शन में, इनका बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैं ये नहीं चाहता कि अब मैं तुम्हें वेक्टर क्वांटिटीज भी बताऊं, अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ए बी समझ में आया, ये क्यों बॉन्ड, ये जो पोलैरिटी थी ये क्यों आई, ये समझ में आया ना, इस वजह से आई। अब इस पोलैरिटी की वजह से कुछ डाइपोल मोमेंट जो Q/L है उसका कुछ मैग्नीट्यूड बन जाएगा और उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, वो इस तरीके से हमें पता चल गया। किसी बॉन्ड के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो डाइपोल मोमेंट को हम बॉन्ड मोमेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पर दो बॉन्ड्स हैं, दोनों का बॉन्ड मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है, तो नेसेसरीली दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये जो मॉलिक्यूल बना तुम्हारा, व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर समझ में आ गया कि उनके बॉन्ड्स पोलर हो या ना हो, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो लिखो, पोलर के नीचे लिख लेना, दोज कंपाउंड्स हैविंग bond moment and net dipole moment, having bond moment and net dipole moment। ठीक है, और नॉन पोलर कौन से हो गए, लिखो, कंपाउंड्स दैट मे और मे नॉट हैव बॉन्ड मोमेंट, कंपाउंड्स दैट मे और मे नॉट हैव बॉन्ड मोमेंट, मतलब बॉन्ड मोमेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है, इसमें बॉन्ड मोमेंट इसका था, इसका भी बॉन्ड मोमेंट था, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल का क्या था, जीरो। ठीक है, तो कंपाउंड्स दैट मे और मे नॉट हैव बॉन्ड मोमेंट बट डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। अच्छा, इसको तो यहाँ पे समझा दिया। अभी मैं वैसे नॉन पोलर पे चलो ऐसा करते हैं, पहले नॉन पोलर पे पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नॉन पोलर को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, नॉन पोलर को आइडेंटिफाई, वही मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट जो है जानना है कि उसमें नॉन पोलर कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पर जो बेसिक है उतना बताता हूँ कि भाई नॉन पोलर वो वाले कंपाउंड्स होंगे जिनके पास सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हो और उनके ऊपर कोई लोन पेयर ना हो। जैसे कि CH4, अगर हम देखें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने क्या बना दिए, 4 बॉन्ड्स बना दिए हाइड्रोजन के साथ में। क्या इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर नहीं है, इक्वल टू 0। ठीक, और चारों बॉन्ड CH 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 CH, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये S है, ये S है, ये S है और ये S है। तो चारों बॉन्ड कैसे हैं, sp3 बॉन्ड्स हैं, 4s sp3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये चारों के चारों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसमें देखोगे जब भी ऐसे इक्विवेलेंट होंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से इनके जो बॉन्ड मोमेंट्स होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। तो इसमें लिखो, कंपाउंड्स हैविंग ऑल सिमेट्रिकल बॉन्ड्स या इक्विवेलेंट बॉन्ड, सिमेट्रिकल एंड इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग ऑल equivalent and symmetrical bonds and no lone pair, ठीक है, and no lone pair, ठीक है, because these compounds have symmetrical structures या symmetrical shapes, ऐसे लिखो, since these compounds have symmetrical shapes, the bond moments of individual bonds
कैंसल ईच अदर आउट, कैंसल ईच अदर आउट, ये ध्यान रहे। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगर मान लो जैसे अब इसी में तुम AlCl3 की बात करो तो AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Al Cl Cl Cl, ठीक है। तो ये क्या है? एक रेगुलर या इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे है और ये बॉन्ड्स जो हैं उसी तरीके से अलाइंड हो रखे हैं, Al के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे कि इसका Lp 0 है और इसका DMB इसका 0 है, तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर। इसका भी DM क्या है? 0 है, तो ये भी नॉन पोलर। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात? लिखो नॉन पोलर। ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऐसे ही। देखा है ऐसे भी किसी को ऐसे ही, अपने भी दिल में बसाए हुए कुछ इरादे हैं, दिल के किसी कोने में भी कुछ ऐसे ही। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अगर तुम देखोगे तो ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये है हेक्सेन, इसमें भी इसी तरीके से होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हैं, तो जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो नॉन पोलर होगा। सेम वे साइक्लोहेक्सेन है ये भी ऐसी होगा। बेंजीन की अगर तुम बात करोगे तो ये भी ऐसी होगा। टॉलुइन होता है, तुम इसकी बात करोगे तो ये भी नॉन पोलर ही होगा। इसको लिख सकते हो C6H6, इसको लिख सकते हो C7H8। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अगर तुम देखो तो यहाँ पर NH4 का जो वो होता है स्ट्रक्चर, वो ऐसा होता है कि भाई H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम देखो चारों के चारों बॉन्ड जो है वो इक्विवेलेंट है और N के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस वजह से ये भी तुम्हारा नॉन पोलर हुआ। इस तरीके से अगर तुम C डबल बॉन्ड O माइनस इसको देखोगे तो ये तुम्हारा कार्बोनेट आयन है, लेकिन ये तीनों के तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, ये ध्यान रखना, तीनों के तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, हेंस दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। कुछ एक एग्जाम्पल जिसमें लोन पेयर है उसके बावजूद भी वो नॉन पोलर है, तो वो कैसे होगा देखो। जैसे अगर Xe की बात करो, XeF2, ये तुमने XeF2 अपने केमिकल बॉन्डिंग में ज़रूर पढ़ा होगा। XeF2 का अगर देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर कैसे होते हैं इसके? ऑन अ प्लेन, ठीक है, और एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पे होते हैं। एक F कैसा होता है? इधर पे होता है और एक F नीचे की तरफ होता है। तो तुम अगर ध्यान से देखो किसी भी लोन पेयर में एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इसमें भी इस तरीके से होगा, इसमें भी इस तरीके से होगा, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसमें भी देखो, अगर तुम यहाँ इस तरफ होगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये भी इस तरफ होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर ही ज़्यादा। भाई इसमें क्या एज्यूम किया था हमने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, ठीक है ना। उस केस में देखा जिसके ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर होगी बात? तो इवेंचुअली ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो XeF2 इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सेम वे तुम XeF4 की अगर बात करो, XeF4 की अगर तुम बात करो तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, XeF4, तो यहाँ पे Xe लगाओ, F लिखो, F लिखो, F लिखो, F लिखो, ठीक है। तो इसमें अगर तुम देखोगे कि ये जो 4 बॉन्ड है ये तो बना लिए इसने F के साथ में, और इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर एज अ लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे एज अ लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और ये 4 बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। यहाँ पे इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो चारों के चारों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये भी आ सकता है। क्लियर होगी बात? अब बात कर लेते हैं पोलर सॉल्वेंट की। पोलर सॉल्वेंट्स भी 2 प्रकार के होते हैं। भी क्या मतलब? पोलर सॉल्वेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। नॉन पोलर तो एक ही प्रकार का होता है जिसमें फाइनल डाइपोल मोमेंट तुम्हारा 0 होना ही होना है।
यहाँ पर तुम्हारे दो होते हैं, वन ऑफ देम इज पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, ठीक। तो पहले तो पोलर की क्या बताई थी हमने कि भाई इसका बॉन्ड मोमेंट तो डेफिनेटली होगा ही, लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इसमें चाहो तो तुम इसकी डेफिनेशन लिख लो पोलर सॉल्वेंट की कि दी बॉन्ड्स आर पोलर एंड, ऐसे लिखो, बॉन्ड्स आर पोलर एंड नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, एंड नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, ठीक है। ये पोलर सॉल्वेंट का हो गया, ठीक। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर ए प्रोटिक। अब प्रोटिक से समझो क्या मतलब है। प्रोटिक कम्स फ्रॉम प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन। अगर किसी ने बच्चे ने पूछा सर H प्लस आयन और प्रोटॉन सेम कैसे हो सकता है, अगर तुम H को लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचा। न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है ना। तो H प्लस बन गया, H प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन H प्लस सेम चीज़ हो गई। गॉट इट, यहाँ से दिख रहा है तुमको, गॉट इट। चलो जी, तो नॉन पोलर प्रोटिक एंड पोलर ए प्रोटिक। अब प्रोटिक कौन से हुए, जो कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है ना, जब जो सॉल्वेंट बना या सॉल्यूशन बना उसमें H प्लस दे देते हैं और ये H प्लस नहीं देते हैं, सिंपल है, ठीक है। दे फर्निश H plus in solution and they do not, दोनों के दोनों पोलर होंगे लेकिन ये H प्लस दे देगा और ये H प्लस नहीं देगा, do not furnish। इसमें एक और डिफरेंस होता है, ये जो H होगा अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, ठीक है, more connected to more electronegative atom, connected to more electronegative atom, ठीक है। जैसे ONFCl Br है ना, इनके साथ में अगर जुड़ा हो एक्सेट्रा, इनके साथ जुड़ा हो तो H प्लस दे देगा, और अगर इस सॉल्वेंट ने H प्लस दे दिया मतलब ये पोलर प्रोटिक हो गया। अगर इसने H प्लस नहीं दिया तो ये पोलर ए प्रोटिक हुआ। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे हमारे पास, लिखो, NOFL एक्सेप्ट, हाँ ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन लिख लो, ये एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इसका CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर तुम देखो तो टूटता कैसे है, CCl3 माइनस प्लस H प्लस, ये एक्चुअली में ऐसे टूट जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। तो अगर तुमने अभी तक अपनी एसिड बेस की थियोरी पढ़ ली हो या पिछले साल तुमने पढ़ी हो तो उसमें क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, कोई भी अगर इसको एसिड मान रहे हो तो H प्लस देगा तो ही तो एसिड में होगा ये, ठीक है। तो ये एसिड हो गया यहाँ पे क्योंकि H प्लस दे रहा है, ठीक। अगर इसका कॉन्जुगेट, ये अगर एसिड है तो H प्लस देने के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस जो होना चाहिए वो बहुत स्टेबल अगर हुआ, अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल हुआ तो ये एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। क्यों, अगर तुम ध्यान से देखो तो देयर इज़ एक्चुअली एन इक्विलिब्रियम ओवर हियर, और तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं इक्विलिब्रियम उतना ही प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्टेड होता है। दैट मीन्स ये इस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ दिस, गॉट इट। इस वजह से ये ज़्यादा H प्लस जो है वो ज़्यादा तादाद में रहेगा और हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है। तो CHCl3 के केस में ऐसा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू p पाई d पाई बॉन्डिंग, ठीक है, p पाई d पाई बॉन्डिंग, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो कूल, इसमें जो चीज़ समझ में आई हो ठीक है, जो नहीं भी आई कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे उनको। क्लियर होगी बात। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसमें जो H है वो C से जुड़ा हुआ है, इनमें से किसी भी
एटम से नहीं जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि एसिडिक है, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि ये प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटिक है, तो वो रीज़न यहाँ पर आ गया। गॉट दिस? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, कहाँ गए? हाँ, पोलर प्रोटिक। अच्छा, इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं पहले यार, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। अगर मान लो H2O है, NH2 है, सॉरी NH3 है, ROH है, RNH2 है, ठीक है, और एग्जांपल और क्या हो सकता है इसका? RNH2 हो गया, ठीक है, RSH हो गया, या फिर OH, जहाँ पे OH माइनस होगा, या जहाँ पर NH2 माइनस होगा, या पर SH माइनस होगा, वो वाले जो सॉल्वेंट्स होंगे जो ऐसा दे सकें, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पोलर प्रोटिक, ठीक है। या फिर COOH, RCOH हो गया, या Al। देखो, अगर यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ये सारे के सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल है। अगर मान लो एक भी मैं अनसिमेट्रिकल कर दूँ, जैसे AlCl2Br, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो तब क्या होगा? ये अब नो मोर सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो नॉन पोलर पोलर हो जाएगा। गॉट इट? पोलर हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे तुम CHCl3 लिख सकते हो, CH2Cl2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, गॉट इट? क्लियर इनफ? ठीक है, नहीं ये नहीं लिखोगे, ये नहीं होता, ये हो गया। अच्छा, अब पोलर एप्रोटिक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो देख लो। कुछ होते हैं, जैसे एसीटोन की मैं बात करूं, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल हुआ पोलर एप्रोटिक का। पोलर एप्रोटिक में देयर इज समथिंग कॉल्ड DMSO, ठीक है, बहुत बार देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। ये अमेरिकन वे ऑफ राइटिंग है, सल्फॉक्साइड, यूजुअली हम PH लिखते हैं। आजा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम एसीटोन के जैसा, बस C मिडिल वाला जो C है उसको हटा के क्या करने का है? S लगाने का है, ठीक है। दिस समथिंग कॉल्ड DMF, ठीक है, इसको कहते हैं हम डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो फॉर्मिक या फॉर्मामाइड होता क्या है? ये CON। अब यहाँ पे यूजुअली H लगे होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होंगे? इन पर्टिकुलर डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप फॉर्मामाइड, ठीक है। या फिर DMA भी कहते हैं एक को, एक और होता है, मतलब नॉट, इसको ही हम DMA नहीं कहते, देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड DMA। तो DMA क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एसिटामाइड, ठीक है, डाई मिथाइल एसिटामाइड विच इज़ CH3 C डबल बॉन्ड ON। बस ये क्या है कि ये एसिटामाइड जो होता है ना, यहाँ पे CH3 की H की जगह CH3 लग जाता है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो तुम इसके स्ट्रक्चर्स भी याद रख सकते हो, ये बाद में कहीं कहीं काम आ जाते हैं। तो कोशिश करना कि इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लो जो मैंने 3 बताए हैं, DMSO, DMF और DMA, ठीक है जी। क्लियर इनफ? ठीक। इसके अलावा 2 और चीज़ें लिख लो, जैसे तुम्हारे ईथर्स हो गए, ठीक है। ईथर्स क्या होते हैं? जैसे दिस इज़ ईथर इन जनरल, तो इसमें इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स राइट ये, ठीक है, डाईमिथाइल ईथर। ये एक एग्जांपल और हो गया इसका, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है जिसको हम कहते हैं क्राउन ईथर्स। ईथर्स तुमने अभी तक पढ़े नहीं है, बट तुम्हें एटलीस्ट इतना पता है कि ईथर्स इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। 2 एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड विद NO एटम। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। वो क्राउन ईथर का एग्जाम्पल यहाँ बना रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ इसलिए, या इनफैक्ट यहाँ बना देते हैं, ठीक है। क्राउन ईथर्स कैसे होते हैं वो देख लो। अभी के लिए अगर तुम्हें याद भी ना कर सको कि क्राउन ईथर क्या होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 ऑक्सीजन वाला क्राउन ईथर होगा, कैसा होता है? ठीक है, तो आज भी क्लियर। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो टोटल 15 एटम है, तो 15 क्राउन 5,
15 का मतलब 15 एटम्स क्राउन में है और 5 ऑक्सीजन है इसमें। एक हो सकता है 18 क्राउन 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 ओ हो जाएंगे यहाँ पे। कैसे? ऐसे। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सॉल्वेंट्स के। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी, आगे भी, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है जी, अब आगे की बात करते हैं। काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्योंकि ये सॉल्वेंट्स थे, सॉल्वेंट्स का असर जो है वो अभी आगे जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले रिएजेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। रिएजेंट्स डिस्कस करेंगे तब हमें सॉल्वेंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहला पार्ट था सॉल्वेंट। दूसरा लिखो रिएजेंट्स। देखो भाई, तुमने बाकी सब चीज़ें तो पढ़ी होंगी 11th में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो जो 11th के वीडियोस हैं मेरे, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। सिंपल रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। गॉट इट? ठीक है, सॉल्वेंट के बाद आता है रिएजेंट। रिएजेंट दो प्रकार के होता है, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये मैं ऐसे करके बांट रहा हूँ, ठीक है जी, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल लिखूंगा अभी और इधर न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। तो गॉट इट? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? फाइल का मतलब ग्रीक में क्या होता है? फाइल मीन्स लविंग, ठीक है। जैसे बिब्लियोफाइल जो कि बुक लवर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जैसे इसमें हाइड्रोफाइल बोलते हैं या कुछ भी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, है ना। जिन फाइल का मतलब लव हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन से होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। भाई पैसा किसको ज़्यादा अच्छा लगता है? हालांकि आजकल तो अमीरों को भी पैसा बहुत अच्छा लगता है या उनको प्यार होता है बड़े पैसों से, लेकिन ज़्यादा प्यार किसको होता है? कि गरीब को, जिसके पास पैसा नहीं है या जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है उसे उस चीज़ की बहुत वो होती है, मतलब उसका प्यार होता है कि वो मिल जाए उस चीज़ को। सेम वे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन का बड़ा लगाव होता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो ये बोलेंगे हम इन्हें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं, ये डेफिशिएंट स्पीशीज़, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन खोजेंगी, दे विल बी इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ठीक है। तो लिखो इसमें दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। और किस पे अटैक करेंगी? अटैक ऑन व्हाट? अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। किस पे अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उस पर अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। क्लियर इनफ? ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो। एक सेकंड, कितना हो गया टाइम? ठीक है, आज एटलीस्ट ये रिएजेंट्स वाला पार्ट ख़त्म कर लेंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी या जो भी बेसिसिटी है उसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ना 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो प्रकार हो गया तुम्हारा वो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ही क्या हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, हाँ है ना। सेकंड, ऐसा हो कि जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं AlCl3 की, अभी हमने AlCl3 देखा तो तुम देखोगे, या फिर BF3 या BCl3 जो भी है उसको देखो कि बोरॉन या एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंप्लीट ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 8। तो कंप्लीट के लिए 8 चाहिए, हैं कितने? 6। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। गॉट इट?
थर्ड, जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता हो, है ना। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं या उसके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, दे कैन डू दैट, दैट्स वाई दे, उनके जो कंपाउंड्स होंगे उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जा सकता है इन जनरल, ठीक है। तो इनके बारे में लिखो। फर्स्ट लिखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पहला इसके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इसमें लिखो ऑल एंटिटीज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ऑल एंटिटीज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, H प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NH4 प्लस, H3O प्लस एटसेट्रा। होते तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये हो गया। सेकेंड लिखो कंपाउंड्स और स्पीशीज़, कंपाउंड्स और इनफैक्ट आयंस भी, इसलिए स्पीशीज़ बोल रहा हूँ तो स्पीशीज़ ही लिख लो, स्पीशीज़ के अंदर लिख लेना कंपाउंड्स एंड आयंस, ठीक है। स्पीशीज़ हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, स्पीशीज़ हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, स्पीशीज़ हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गए इसके, जैसे CH3 डॉट, ये तुम्हें याद होगा फ्री रेडिकल्स होते हैं ये, ठीक है। NO2 डॉट AlCl3 BF3 BCl3 BeCl2, ठीक है। अगर तुम इसमें देखो ये वाला, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, तो तुम कह सकते हो कि सर इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, अग्रीड, लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है। हालांकि कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उस पर बात कर सकते हो तुम, लेकिन नॉनदलेस दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। जैसे B है तो B पे F लगा है और F लगा है, इसके पास भी 2, इसके पास 3, यहाँ लोन पेयर्स हो गए। तो ये ऐसे बेसिकली तुम अपने लोन पे इसको दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, तो अगर ये दे दे तो इसका ऑर्बिटल जो है वो भर जाएगा, गॉट इट, ठीक है। इस तरीके से तो इस चीज़ का यूज़ कैसे हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे तुमसे पूछा जाए, अगर तुमसे इसमें पूछा जाए कि BF3 BCl3 BBr3 और Bi3, इनमें से कौन सा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ, तो ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये है, ठीक है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, हालांकि बैक बॉन्डिंग है तो ये सब वैसे भी सबसे कम ही होगा, लेकिन जो जनरल है, मतलब अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती उससे थोड़ा और कम इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो स्पीशीज़, कौन सी स्पीशीज़, जिनके सेंट्रल एटम में एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है, तो लिखो स्पीशीज़ इन विच द सेंट्रल एटम Ca कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, तो कहाँ से हो सकता है वो थर्ड पीरियड से हो सकता है या उससे हायर पीरियड से। तो लिखो सेंट्रल एटम इज फ्रॉम थर्ड और हायर पीरियड, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर PCl5 को देखो, तो PCl5 में क्या है, PCl5 में अगर तुम Cl माइनस ऐड करो, लाइक दिस इज व्हाट, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन है ना ज़्यादा इसके पास ये एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, तो अगर ये इस पर अटैक कर दिया तो क्या बन सकता है यहाँ पे PCl6 माइनस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना कि इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तब अपने साथ इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है
ऑक्टाहेड्रल Cl 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 Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सेम वे अगर तुम लिखना चाहते हो तो SiCl4 के लिए लिख लो SiCl4 प्लस 2Cl माइनस, इट विल गिव SiCl6 2 माइनस, ठीक है। SiF4 के लिए लिखना चाहो तो ये आ जाएगा ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। गॉट इट? किस तरीके से बनेगा, ये वाला दोनों इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। ओके, और एक चीज़, हाँ, ये तुम्हारा जेईई में आ चुके हैं क्वेश्चन, जैसे जो PCl5 होता है ना सॉलिड फॉर्म में, PCl5 जो होता है दैट एक्चुअली एग्जिस्ट एज PCl6 एंड PCl4 प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सॉलिड फॉर्म में। सेम वे अगर तुम PBr5 के लिए लिखोगे तो PBr5 के लिए भी लिख सकते हो कि ये सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। गॉट इट? ठीक है, ये 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप जो है वो उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों हो सकते हैं। अच्छा, मैंने ये वाला डिफाइन नहीं किया, एटलीस्ट बता देते हैं कि एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस को लव, न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन सा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुतायत हो, है ना, तो जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसको आगे हम अभी देखेंगे, बट पहले जो इसका चौथा पार्ट है वो डिफाइन कर लेते हैं। उसमें लिखो बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, मतलब किसी एटम से, सॉरी किसी मॉलिक्यूल से अगर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों निकल रहे हो, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो both nucleophile and electrophile containing both nucleophile slash electrophile, ठीक है। इसमें लिखो species containing polarizing functional groups, species containing polarizing functional groups are such as इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के दोनों ग्रुप होने चाहिए, ठीक है ना। इनके पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर दोनों होता है। तो ये जो पोलराइजिंग ग्रुप्स होते हैं कौन से होते हैं, जैसे देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ तुम्हारा एल्डिहाइड की या कीटोन की, तो एल्डिहाइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। यहाँ पर एटलीस्ट एक H तो होता ही है और यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप ऐसा लगा होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हुए एक बॉन्ड से, ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तुम देख सकते हो कि दिस पार्ट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, बहुतायत है, तो दिस विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल बिहेव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो दिस विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, दिस बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो गया, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया। इसको अभी आगे से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे E+ और इसको रिप्रेजेंट करेंगे N-, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट या न्यूक्लियोफाइल्स को हम N- करके लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ करके लिखेंगे। ठीक है जी, आर वी क्लियर? इसी तरीके से बहुत जगह पे देख सकते हो तुम, जैसे C∧N साइनाइड ग्रुप जो होता है, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो गया और ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया। गॉट इट? और ठीक है, तो क्लियर रहेगा ये बात? ठीक है। अच्छा, इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे ये तुम ध्यान रखना, जो ये कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp,
ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, इन दोनों तीनों में से एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp होता है। sp है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इट कम्स अराउंड 3.25, इसकी 3.25 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो और इसकी जो होती है वो तो 3 होती है, तो यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुआ, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज इस पे आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इस पे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हम इसकी 3 ले रहे हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। इसकी कितनी होती है sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में? sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में इसकी 2.5 होती है, इसकी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में 3 होती है, तो यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये sp हाइब्रिडाइज हो गया है अब, तो ये भी तो sp हाइब्रिडाइज है, और अगर ये sp हाइब्रिडाइज है इसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई होगी। तो जैसे यहाँ पे 2.5 थी, ये 3 थी, तो अब ये 3.5 हो चुकी है, तो ये 3 से या 3.5 या 4 के आसपास हो चुका होगा। गॉट इट? इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी होगी। डिड वी गेट दिस? कूल। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, अब इलेक्ट्रोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स में लिखो इलेक्ट्रॉन रिच, सिंपल सी बात है, ये क्या होंगे? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। अगर तुम यहाँ पे देखो ये अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो तुम ये भी कह सकते हो दैट इलेक्ट्रोफाइल्स यूजुअली अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल्स, है ना? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, और किस पे अटैक करेंगी ये? हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करेंगी। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस लविंग। गॉट इट? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ कहाँ हो सकती है हमने देखा, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुतायत है, जितने होते हैं उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसको न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो पहला लिखो ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ठीक है, ये टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की बात हो रही है। नेगेटिव, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के तौर पे तुम क्या लिख सकते हो? सीधे सीधे फर्स्ट में H- हो सकता है, CH3- हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और थी यार इसमें, वो लिखाना भूल गया, चलो अभी लिखवाते हैं उसको, Br- Cl- NO2- एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है भाई जो बतानी थी, वो ये थी कि इलेक्ट्रोफाइल्स और लुईस एसिड्स, ठीक है, में क्या डिफरेंस होता है। लुईस एसिड्स तुमको थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता होगा क्या होते हैं। लुईस एसिड्स होते हैं जो कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। इसके नीचे लिख लेना बेटा, थोड़ी सी जगह छोड़ करके इसके नीचे लिख लेना, लुईस एसिड्स आर स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लुईस एसिड्स आर स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पर मोस्टली ऐसे ही तो हैं, इनको अगर तुम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोगे ले लेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अगर लोन पेयर को दोगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो ले लेंगे, मोस्टली ले लेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो लुईस एसिड्स होते हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करता हूँ जैसे CH3 डॉट, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक लोन पेयर या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए है, इस वजह से ये लुईस एसिड नहीं हो सकता। तो इसमें लिख लो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड्स, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड्स। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 डॉट, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल,
ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए लुईस एसिड की कैटेगरी में ये नहीं आ सकता। ठीक है, तो लुईस एसिड, सारे के सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल तो होते हैं लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होते। गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट चीज़ लिख लेना कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं जैसे Na+ की, तो हालांकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये तो जो इलेक्ट्रॉन था ये तो लूज़ करना चाह रहा था, अब इसने लूज़ कर दिया तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो अब ये जल्दी से गेन नहीं करेगा, इट विल नॉट गेन एनी इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये जो होते हैं इस तरीके के, मतलब जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, उनके आयंस आर नेवर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, लिखो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार ये चीज़ें आएंगी, अभी जब तुम पढ़ोगे तो उसमें सब में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल का जो टाइप मैं ऑलरेडी बता चुका था, एक नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट टाइप होगा कौन सा होगा भाई, जिसमें एक तो क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था इलेक्ट्रॉन वाला, इलेक्ट्रोफाइल वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको ऑक्टेट पूरा हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो लिखो स्पीशीज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंट्रल एटम। स्पीशीज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द सेंट्रल एटम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे सेकेंड वाले के, जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, ROH हो गया, RNH2 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए, RNH2 हो गया। ठीक है, PH3 हो गया, PCl5 हो गया, सॉरी PCl3 हो गया। तो इन सब में देखो तुम्हारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऑर्गेनोमेटालिक। देखो ये ऑर्गेनोमेटालिक तुम्हारा अभी आगे आएगा, जिसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसी चैप्टर में ऑर्गेनोमेटालिक का छोटा सा पार्ट होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन के साथ में हो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज़। ठीक है, तो थर्ड क्या हो गए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो लिख लो इसमें ऑल organometallic compounds are nucleophiles। all organometallic compounds are nucleophiles। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना OM compounds, ठीक है, are those compounds, OM compounds are those compounds in which metal is directly bonded to a carbon atom, in which a metal is directly bonded to a carbon atom। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके, जैसे RMgX, अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ना शुरू कर देना। दिस इज़ कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ रिएक्शंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हालांकि बहुत ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। ये एक बार ही कवर हो जाती है ना तो फिर बाकी सब चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। ठीक है, इस चैप्टर में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। ये कहलाता है तुम्हारा हैलोजन, दिस इज़ हैलोजन। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। इसमें क्या है, RCU से Li से दोनों से जुड़ा हुआ है, सॉरी CuLi दोनों से जुड़ा हुआ है, और इसको हम कहते हैं गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, तो गिलमैन्स रिएजेंट, गॉट इट। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। R2Zn, इसको हम बोलते हैं लिंडनर्स नहीं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, R2CD या RLi, सॉरी RNA, RLi, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारे ऑर्गेनोमेटालिक्स हुए। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक्स हुए। अब इसमें क्या है, सारे के सारे कार्बन मेटल से डायरेक्टली जुड़े हैं। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये कार्बन है, मेटल है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर R नेगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिवली। तो ये जो पूरी की पूरी एंटिटी है
ये इन इट सेल्फ कोई ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम नहीं करती, लेकिन ये जो है इट कैन लीव एंड टेक इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड विद इट सेल्फ। तो R के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, इट विल बिकम अ न्यूक्लियोफाइल। तो एग्जाम्पल के तौर पे तो अगर तुम RMGX को देखना चाहते हो तो RMGX यूजुअली जो टूटता है वो ऐसे टूटता है। ठीक है जी, तो लिख लो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे सारे के सारे लिख लो। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये लिख लो। अगेन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, इसमें भी तो Na+ है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कार्बन से नहीं जुड़ा है, O से जुड़ा है। गॉट इट? ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट लिख लो, ऑल पोलराइजिंग ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ऑल पोलराइजिंग ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का वो एग्जाम्पल लिया था, जैसे ये है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, तो यही एग्जाम्पल तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे लिखो, ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। लास्ट है स्पीशीज़ विच हैव पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है। ऐसी कौन सी स्पीशीज़ होंगी, जैसे जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत हो, कौन कौन से होंगे ऐसे? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बर्लिन कह रहा हूँ मैं, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन अगर तुम देखो ध्यान से तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड हो गए। 3 पाई बॉन्ड का मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे के पूरे जगह घूम रहे होते हैं। अच्छा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइंड ऑफ बहुतायत होने की वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर में। ठीक है जी, ठीक है, तो इसमें लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे C6H6 हो गया, C2H4 जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, C2H2 हो गया। गॉट इट? तो लिखो इसमें एग्जाम्पल CH ये हो गया। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके इन बॉन्ड्स पे अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, E+ लिख रहा हूँ, E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, कैपिटल E लिख लेते हैं यार इसको। इलेक्ट्रोफाइल विल कम एंड अटैक ऑन दीज बॉन्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड्स। ठीक, तो हमेशा ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल होगा रिएजेंट तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। विद दिस लेट्स कंप्लीट टुडेज लेक्चर। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर थोड़े से और चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और वो किस लिए मैटर करते हैं, और बेसिक या बेसिसिटी जिसको कहते हैं हम, है ना, वो क्या होती है किसी भी स्पीशीज़ की, उसके बारे में बात करेंगे। दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फिर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पे, वो हम देखेंगे। ठीक है, एक बार ही वो देखेंगे तो फिर इसके बाद चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।